हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 10 और पेज नंबर 8 पे। तो क्या है, देखिए पेज नंबर 8 पे कैन यू टेल सेक्शन में हम देखने वाले हैं। तो क्या लिखा कैन यू टेल में, तो देखिए क्या लिखा कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स मास वॉज ट्वाइस एज लार्ज एंड इट्स रेडियस इज हाफ ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ। इसका मतलब देखिए कि जी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि जी का वैल्यू आज जो हम लेते हैं वो 9.8 लेते हैं। 9.77 मिला था, वही 9.8 लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। तो आज तो ये है आज के अर्थ के मास के अकॉर्डिंग से और आज का जो अर्थ का रेडियस है उसके अकॉर्डिंग से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा कंडीशन चेंज करने को बोल रहे हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी। ये जो जी का वैल्यू है ये क्या होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी जो है ये भी सरफेस ऑफ द अर्थ के ही ऊपर है, लेकिन क्या होगा कि इफ़ इट्स मास वॉज ट्वाइस, मास ट्वाइस हो जाएगा। मतलब अर्थ का जो मास अभी है अगर वो मास डबल समझा जाए, और फिर आगे क्या लिखा है एज लार्ज मतलब बड़ा, एंड इट्स रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इज नाउ। मतलब मास बढ़ भी जाएगा डबल और रेडियस हाफ हो जाएगा। तो अब जो जी का वैल्यू रहेगा वो क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पे हमको मास ऑफ द अर्थ भी पता है, हमको रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है। हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करने वाले, एक जनरल आइडिया ले लेंगे कि कितना टाइम्स वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ पता लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हमको पता है कि आज का जो है कि वी नो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये जो मिला हमको ये किस तरह मिला, हमारा क्या फॉर्मूला था जिससे हमने अभी इसके पहले वाली वीडियो में फाइंड आउट किया था। तो वो फॉर्मूला क्या था कि g विच इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने फाइंड आउट किया था इसके पहले वाले में, जहाँ पे ये g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला वैल्यू। ये g क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको मालूम है। ये है मास ऑफ द अर्थ और ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये एक जनरल टर्म है जो हमने, जनरल टर्म मतलब ये एक आज का जो अर्थ का मास है और आज का जो अर्थ का रेडियस है उसके बेस पे ये वैल्यू है और ये फार्मूला है। जी को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला था और इसको किस तरह हमने फाइंड आउट किया था ये इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। चलो इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है कि अब ये इसके अंदर क्या चेंजेस आएगा, ये 9.8 के वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, अगर इसमें क्या चेंजेस करने वाले हैं। देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो ये चेंज नहीं होता है। मास जो अभी है उसको डबल करेंगे, मास को डबल करेंगे और रेडियस को भी रेडियस को हाफ करेंगे। तो चलिए अब जो चेंजेस हो रहा है वो लिखते हैं। जैसे अब क्या हो रहा है कि नाउ इफ़ मास इज़ ट्वाइस, अगर अब जो मास है m है और अब मास ट्वाइस हो रहा है, डबल हो रहा है, तो इस m का डबल होगा तो हम उसको क्या करते हैं 2m ले लेते हैं, 2m समझते हैं। फिर उसके बाद रेडियस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। यहाँ पे पता है कि रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इज़ नाउ, अभी व्हाट इट इज़ नाउ अभी जो है उसका हाफ होगा। तो रेडियस को हम क्या ले लेते हैं हाफ। अभी जो रेडियस उसका हाफ होने का मतलब है कि आज के रेडियस को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हाफ हो जाएगा। फिर अब क्या होएगा कि देखिए मास में चेंजेस हो रहा है, ये डबल हो रहा है, रेडियस में चेंजेस हो रहा है, हाफ हो रहा है, ये तो सेम रहेगा। तो ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अभी 9.8 था, इस कंडीशन में तो चेंज होगा ना। तो चेंज होगा तो हम उसको भी मतलब उसको डिफरेंट ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं कि ऐसा लिखते हैं कि लेट द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी g1, उसको g1 अज्यूम कर लेते हैं कि जो नया मिलेगा वो g1 है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला फिर से लिखने वाले हैं लेकिन चेंज करेंगे। g है वो g1 बन जाएगा, ये सेम रहेगा। m जो है वो 2m बन जाएगा, r जो है वो r/2 हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस लाना, आपको मास को डबल करना है, रेडियस को हाफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, g के प्लेस पे आ जाएगा g1 विच इज़ इक्वल टू कैपिटल G सेम रहेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m के जगह पे 2m आ जाएगा क्योंकि मास अभी डबल हो चुका है, और अपॉन r की जगह पे r/2 आ जाएगा क्योंकि रेडियस को आपको हाफ करना है, पर ये r का स्क्वायर है तो आपको r/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर अब देखिए वैल्यूज़ तो नहीं लिख रहे हम, ना इसका वैल्यू लिख रहे हैं, ना मास का वैल्यू, अर्थ के मास का वैल्यू लिख रहे हैं, ना रेडियस का। फिर भी आप एक जनरल आइडिया निकाल लोगे कि ये जो g1 है जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन रहेगा उसमें क्या चेंजेस आएगा। देखिए कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरह से विच इज़ इक्वल टू, इसको सेम लिखेंगे g, 2m भी सेम रहेगा। उसके बाद r/2 का स्क्वायर है तो r का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, तो r का स्क्वायर लिख देते हैं r स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर लिख देते हैं 4।
और अब क्या हो रहा है देखिए, ये जो g इंटू टू इंटू एम है और डिवाइडेड बाई ये है, तो ये डिवाइड है तो इसको हम साइन के हिसाब से लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं देखो कि g इंटू टू इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन फोर, आर स्क्वायर अपॉन फोर। मैंने किया क्या है कि ये जो लाइन है, मतलब ये डिवीजन का जो सिंबल है उसको मतलब इसको हमने इस तरीके लिखा, सिंबल में लिख दिया है। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे, आपको मालूम है यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा, आर स्क्वायर अपॉन फोर है, ये फोर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा सेम पहला वाला g इंटू टू एम, और ये जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा फोर अपॉन आर स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि देयर फोर, इसके पहले g1 है तो सपोज g1 लिख देता हूँ यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये g को लिख रहा हूँ, फिर ये m को लिख रहा हूँ, और फिर अपॉन ये आर स्क्वायर जो है इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, अपॉन आर स्क्वायर। और फिर देखिए ये नंबर है 2 और ये है मल्टीप्लाई और ये 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाएगा, तो इंटू 8 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कोई चेंजेस नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइड बाय आर स्क्वायर था वो अभी भी वहीं पे है, आर स्क्वायर है, सिर्फ लिखा इस तरफ है। और ऐसा क्यों किया, अब इसको देखोगे अगर आप तो gm अपॉन आर स्क्वायर जो है वो पहले वाला ग्रेविटेशन था, कितना 9 एक्सेलरेशन था 9.8, तो इसके प्लेस पे हम लिख देते हैं g, और इस तरफ है g1 और इस तरफ है इंटू 8। मतलब इसको अगर हम ऐसा लिखेंगे कि g1 विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू जी, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो नया एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, न्यू एक्सेलरेशन, वो जो प्रीवियस एक्सेलरेशन है 9.8 उसका 8 टाइम ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर अर्थ का मास आप डबल करते हो और उसका रेडियस हाफ करते हो तो इसके एक्सेलरेशन में 8 टाइम्स ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा था, अब वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 को, ये वाले एक्सेलरेशन को, पहले वाला अभी का एक्सेलरेशन इंटू 8, तो देखिए क्या मिलेगा, 8 इज 64, 4 6, 9 इज 72, 72 प्लस 6 78 हो जाएगा, 78.4। मतलब नया जो एक्सेलरेशन रहेगा g1 वो 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेगा। कितना ज़्यादा है देखिए, अभी 9.8 है, 78.4 रहेगा। मतलब आप सोचो तो आप जंप नहीं कर पाओगे अपने अर्थ के सरफेस के ऊपर से, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा रहेगा, पुल इतना ज़्यादा रहेगा कि आप वो जंप नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 8 में और क्या लिखा है वो चीज़। तो चलिए इसके बाद हमको देखना है कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। तो जी का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या इसके अंदर कोई वेरिएशन आता है क्या, कोई चेंजेस आता है क्या? तो कहाँ कहाँ चेंजेस आता है या कैसे आता होगा वो हमको समझना है। तो देखिए क्या लिखा है कि फर्स्ट में ए में कि चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, मतलब जो पूरा अर्थ है, आप अर्थ पे कहीं पे भी घूमोगे तो क्या वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है या वेरिएशन आते रहता है, उसके अंदर भी चेंजेस आता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या लिखा, पहले ये बताते हैं फिर उसके बाद इसको समझेंगे। क्या लिखा है कि विल द वैल्यू ऑफ जी, मतलब एक्सेलरेशन, बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के हर सरफेस पे अगर आप घूमते हो तो क्या वैल्यू ऑफ जी सेम रहता है? तो ये लोग ने आंसर भी दिया है, द आंसर इज नो, आंसर नो बोल दिया है। तो अब हम सोचेंगे कि कैसे वो नहीं होता है, कैसे वो हर जगह पे डिफरेंट हो सकता है। तो उसका रीज़न क्या देखिए कि ये है अर्थ आपका, और यहाँ पे क्या लिखा पहले देखिए, द रीज़न इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल। अभी अर्थ का जो शेप है वो एकदम राउंड है नहीं, ये हमने ऑलरेडी समझा है। एंड सो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर, जैसे ये सेंटर है, सपोज करिए कि ये एक कोई सरफेस पे कोई हम खड़े हैं और ये दूसरा सरफेस हो गया कोई दूसरा है, और ये है सेंटर, सेंटर लास्ट में बता दिया। पहले ये समझिए कि सपोज करिए ये अर्थ का सेंटर है और सेंटर से ही सब कुछ पुलिंग होता है, आपको पता है, डिस्टेंस भी वहीं से मेजर किया जाता है। तो ये दो पोजीशन है, एक पोजीशन यहाँ पे है, एक पोजीशन यहाँ पे है। ये पोलर एरिया है, सपोज करिए सबसे मतलब अर्थ यहाँ पे फ्लैट होता है, आपको मालूम है, तो ये पोलर एरिया है और ये इक्वेटर वाला एरिया है। तो यहाँ का जो डिस्टेंस आप देखते हो वो डिस्टेंस और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या दोनों डिस्टेंस सेम है? तो आपको लगे कि नहीं, क्योंकि ये फ्लैट होने का मतलब है कि इस तरफ बल्ज हुआ है, क्योंकि जब वो घूमता है, रोटेशन होता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल बल्जिंग आता है उसके अंदर, या आप ऐसा समझिए इसे बल्ज हो जाता है, वो इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसके से ये शेप उसको मिला है। तो ये रेडियस अगर ज़्यादा है तो ये जो मैन है इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से वो ज़्यादा है। तो हमने देखा था कि डिस्टेंस जैसे इंक्रीज होता है, फोर्स जो है दोनों के बीच का वो कम होता है।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कम रहेगा फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा रहेगा, और अगर फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा रहेगा। पर कितना ज़्यादा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं रहेगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पे दिया है। तो आगे देखते हैं कि ड्यू टू इट्स रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर, इक्वेटर साइड में क्या होता है, अर्थ बल्ज हो जाता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। एंड इज फ्लैटर एट द पोल्स, और पोल्स के साइड में क्या रहता है, वो फ्लैट रहता है। फिर आगे क्या लिखा है कि इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर में उसका रेडियस क्या रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा रेडियस रहेगा। और एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल्स, और पोलर एरियाज में क्या रहेगा, एकदम स्मॉल रहेगा। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्टली समझना है। तो क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ जी इज दस हाइएस्ट 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल। तो पोलर एरिया के आसपास में अगर आप रहोगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, जो हाईएस्ट है एट द पोल्स, एंड डिक्रीजेज, और वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। जिससे अब इस तरफ आते रहोगे रेडियस क्या होएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि वैल्यू क्या होगा, जी का कम होएगा। तो एट द पोल्स एंड डिक्रीजेज स्लोली विथ लैटिट्यूड, ये डिक्रीजिंग जो दिया है ये रॉन्ग दिया है, इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। जैसे से आप नीचे आओगे लैटिट्यूड बढ़ते रहेगा, तो देना चाहिए था विथ इंक्रीजिंग, या नहीं लिखोगे आप तो भी चलेगा। तो डिक्रीजेज, हाँ लिखिए आप ऐसा कि डिक्रीजेज स्लोली विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, जैसे से लैटिट्यूड के उसमें इंक्रीजिंग आता है। तो या देखिए मेरा बोलने का मतलब है कि आप इस तरफ आओगे तो लैटिट्यूड क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो जब लैटिट्यूड बड़ा रहेगा तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वो क्या होता है, फिर डिक्रीज होने लगता है। क्या चीज़, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इट इज़ लोवेस्ट 9.78, ज़्यादा फर्क नहीं आया। देखिए 9.832 है और 9.78, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ़र्क है, नोटेबल फ़र्क है कि आप इसको नोटिस कर सकते हो। तो इट इज़ लोवेस्ट 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर में सबसे कम, मतलब सबसे कम रहेगा इक्वेटर की तरफ। तो ये आपको समझना है। तो चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ में आपने समझा कि सरफेस पे भी अगर हम पूरे अर्थ के सरफेस पे घूमते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंजेस आता है। मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, मेरा मतलब सॉरी, मैक्सिमम होता है पोलर एरिया में, और मिनिमम होता है इक्वेटर में, और वो भी रेडियस की वजह से। चलिए इसके बाद क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपको दिया है वो चेंज विथ हाइट बोला है। अब सरफेस के ऊपर अगर हम चलते हैं, सरफेस पे तो हमने देख लिया, अब सरफेस के ऊपर चलते हैं। ये अर्थ है, इसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो क्या लिखा है कि चेंज विथ हाइट। देखिए एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, जैसे से हम अर्थ के सरफेस के ऊपर की तरफ चलते हैं, द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5, मतलब पीछे जो इक्वेशन देखा था उसमें जो रेडियस था, ऐसा समझिए सेंटर से जो रेडियस रहेगा वो इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। तो देखिए जैसे से अगर आप ऊपर चलोगे तो रेडियस तो इंक्रीज होगा। अगर रेडियस इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो फोर्स कम होएगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर इन द इक्वेशन इंक्रीजेस, मतलब आर इंक्रीज होगा एंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। लेकिन देखिए क्या लिखा है, मतलब लॉ के हिसाब से चलेंगे तो ये होगा, लेकिन क्या लिखा है कि हावेवर द डिक्रीज इज रैदर स्मॉल, लेकिन वो जो डिक्रीज है ना वो इतना छोटा होता है फॉर हाइट्स विच आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अर्थ रेडियस। तो अर्थ के रेडियस से अगर उसको कंपेयर करोगे तो बहुत ही स्मॉल रहेगा। और कैसे रहेगा देखिए, फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। किलोमीटर में अगर देखेंगे तो 6400 है, और हमने सम्स में जो यूज़ किया था वो मीटर में यूज़ किया था। तो अब अगर आप याद रखते हो कि अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, और फिर एक एरोप्लेन इफ़ एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग, अगर एक एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है और कितने मीटर पे पता है, 10 किलोमीटर पे। देखिए अब इसका रेडियस कितना है, 64 मतलब 6400 किलोमीटर, और एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है उसके ऊपर। सिर्फ नहीं, हमारे लिए तो 10 किलोमीटर भी बहुत है, लेकिन 10 किलोमीटर पे अगर वो फ्लाई कर रहा है तो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब क्या हो जाएगा, अगर इसका एक्सेलरेशन देखेंगे तो यहाँ से इसके मतलब इसके यहाँ तक जो डिस्टेंस होएगा वो क्या हो जाएगा। तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंजेस फ्रॉम 6400 किलोमीटर से 6410। वो जो 10 किलोमीटर हाइट पे वो प्लेन उड़ रहा है तो उसके वजह से टोटल डिस्टेंस में कितना चेंजेस आएगा, 6410, सिर्फ 10 किलोमीटर ऐड हो जाएगा। एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू इट्स इज नेग्लिजिबल। अब इस वैल्यू को लेके, इस रेडियस को लेके और मास ऑफ द अर्थ को लेके अगर आप वापस से जी निकालते हो तो 9.8 9.77 जो था बस उतना ही रहेगा। जो भी चेंजेस आएगा ना वो इतना छोटा रहेगा कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, नेग्लिजिबल बोल सकते हो।
लेकिन देखिए कि ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कंसिडर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अगर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आप कंसिडर करते हो ऑर्बिटिंग द अर्थ, जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। लेकिन इसके जी को आप नेग्लिजिबल समझ सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है, स्टूडेंट्स ये याद रखिए। तो आपको वहाँ पे उसके जी को अकाउंट में लेना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि वो नेग्लिजिबल नहीं होता है। तो वो यहाँ पे लिखा कि ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कंसिडर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द लार्ज चेंज इन द डिस्टेंस, क्योंकि उनके डिस्टेंस में चेंजेस में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब नीचे देखिए टेबल में दिया है कि सम टिपिकल हाइट्स एंड द वैल्यूज ऑफ जी एट दीज हाइट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो नीचे के टेबल में कुछ हाइट्स दिया है, तो उसके बेस पे आप जी को समझ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि सरफेस ऑफ द अर्थ एवरेज। अब अर्थ के सरफेस पे कोई भी चीज़ है, चाहे बिल्डिंग हो कुछ भी हो, तो हाइट मतलब वहाँ पे उसकी हाइट को 0 ही समझा जाएगा और उसके लिए ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 ही लेना पड़ेगा। अब माउंट एवरेस्ट के आप हाइट के बारे में समझ सकते हो, जो हाईएस्ट है। तो अगर उसका हाइट अर्थ के सरफेस से 8.8 किलोमीटर है, देखिए तो पीछे हमने 10 किलोमीटर के प्लेन को देखा था, तो 8.8 किलोमीटर के माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है उसके पीक पे अगर आप जाके खड़े रहोगे तो भी एक्सेलरेशन आपका जो रहेगा, अगर वहाँ से आप फॉल होते हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड का ही एक्सेलरेशन रहेगा। लेकिन देखिए मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून, तो मैन मेड बलून से जो इंसान ऊपर गया था, तो अगर वो 36.6 किलोमीटर हाइट तक गया है मैक्सिमम, तो उस पर थोड़ा सा देखिए चेंजेस आया, 9.77 इतना चेंजेस है, हल्का सा चेंजेस आया। लेकिन अगर वेदर सैटेलाइट की बात करें, कोई भी सैटेलाइट, ये तो एक एग्जांपल है, वेदर सैटेलाइट की बात करें, अगर वो 400 किलोमीटर के ऊपर है अर्थ के सरफेस से, तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखिए 8.7, 400 बहुत होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितना फ़र्क हुआ, 8.7। लेकिन हाँ, अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर हम लॉन्च करते हैं जो 35,700 पे है, तो देखिए कितना है, 0.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना कम है। तो इसको देख के आप मून का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मून पे ग्रेविटेशनल पुल कितना रहेगा, बहुत ही मामूली रहेगा, और उसके पास खुद से एक वेलोसिटी भी है। तो दोनों को मिला के वो क्यों अर्थ के ऊपर फॉल होगा, ये हमने पीछे देखा था। चलिए इसके बाद क्या है वो देखते हैं। तो चलिए अब हमको देखना है चेंज विथ डेप्थ। डेप्थ मतलब अगर अर्थ के अंदर हम जाने लगेंगे तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके अंदर कोई वेरिएशन आता है क्या, कोई चेंजेस आता है। तो देखिए क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ़ वी गो इनसाइड द अर्थ। अगर अर्थ के अंदर अंदर अगर आप जा रहे हो तो जी के मतलब जी के वैल्यूज़ में क्या होगा, चेंज होगा, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझना, देखिए द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेस। देखिए जिस से आप अर्थ के अंदर जाओगे, आप अर्थ के अगर अंदर जाओगे तो ये जो सेंटर है यहाँ से जो रेडियस पहले था सरफेस पे, अब वो तो कम हो जाएगा क्योंकि आप अर्थ के अंदर चले गए, अंदर चल रहे हो स्टूडेंट्स, अंदर। तो द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेस, तो आर का वैल्यू डिक्रीज होगा। लेकिन आप देखिए कि हमने इक्वेशन में पढ़ा था कि आर से वो इन्वर्स वेरिएशन रखता है, मतलब आर अगर डिस्टेंस अगर कम होता है तो फोर्स बढ़ता है, और फोर्स बढ़ता है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा कि एंड वन वुड थिंक, और या कोई भी ऐसा सोच सकता है दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाएगा तो रेडियस के कम होने से, क्योंकि दो बॉडी जितना नज़दीक रहता है उस पर फोर्स ज़्यादा रहता है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा रहेगा। तो वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि फोर्स दोनों के बीच में इंक्रीज होगा। लेकिन देखिए क्या लिखा है कि हावेवर द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस। अब अगर इसका मीनिंग नहीं समझ रहे तो ऐसा समझिए कि अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो अब क्या हो रहा है कि अब आप इतने पार्ट से दूर हो, मतलब ये सेंटर है और ये अब अर्थ का जो पीछे का जो पार्ट है वो छोड़ दीजिए, अब इतने पे आओगे तो अब आपका मास और इसके मास में देखिए फ़र्क। पहले अर्थ का मास ये पूरा था, अब अर्थ का मास यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसके बाद वाली वीडियो में, आपको समझेगा कि पीछे का जो मास है उसका क्या होता है, तो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप समझिएगा अगर आप इस जगह पे खड़े हो तो यहाँ से जो अर्थ का मास है वो इतना कंसिडर करना पड़ेगा। तो अर्थ के मास में भी रिडक्शन आया, साइज़ कम हुआ, अर्थ का मास भी कम हुआ, तो फोर्स भी कम होगा, और फोर्स कम होएगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। इसके पीछे के पार्ट में क्या होता है, मैं मतलब इसके पीछे का जो पार्ट है अर्थ का उसका क्या होता है, वो भी तो ग्रेविटेशनल पुल बनाए रखेगा, तो उसका क्या होगा मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में बता दूँ, इसके बाद ही थोड़ी देर में बता रहा हूँ आपको। तो ये आपको समझिए कि हावेवर द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशनल के लिए इतना पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पूरा नहीं है,
इसके लिए सिर्फ इतना ही अभी, क्योंकि बिटवीन बोला है, ये एक मास है और उसके ये इन दोनों के बीच का फोर्स, तो इतना ही आएगा। तो वही लिखा कि हाउएवर द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से जो भी फेल्ट होगा, चाहे ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ऑल्सो डिक्रीजेस, तो उसका मास भी क्या होगा मालूम है, वो पार्ट भी डिक्रीज होगा तो मास भी डिक्रीज होगा। और वही लिखा कि विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ m टू बी यूज्ड इन इक्वेशन 5 ऑल्सो डिक्रीजेस। तो अगर अर्थ के अंदर आप जाते हो और इक्वेशन में आप रेडियस को कम पुट करोगे तो आपको मास को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अब इतने से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ m टू बी यूज्ड इन इक्वेशन 5 ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इक्वेशन 5 में आपको m को भी कम करना पड़ेगा अगर आपने रेडियस कम किया है। तो अब अगर दोनों को मिलाया जाएगा तो मास भी कम हो रहा है, रेडियस भी कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं कम होगा। तो एज ए कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन r एंड m, रेडियस भी चेंज हो रहा है और मास भी चेंज हो रहा है, दो द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कम होते रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, थिंक अबाउट इट। और इसमें क्या लिखा है कि दो क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला देखते हैं कि विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ के इनसाइड में जाएंगे तो क्या ग्रेविटेशनल का जो डायरेक्शन है खींचने का वो चेंज होगा। तो देखिए ये है अर्थ और आप अंदर की तरफ जाओगे, तो अंदर की तरफ कहाँ तक जाओगे ये क्वेश्चन है। अगर अंदर की तरफ जाते जाते सेंटर पे रुक जाओगे तो डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगा, लेकिन अगर और आगे चले जाते हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट चेंज एज यू गो इनसाइड द अर्थ। जैसे से आप अंदर जाओगे तो डायरेक्शन क्यों चेंज होगा, वो आपको इस तरफ खींचेगा, ठीक है, मतलब आपको वो इस तरफ खींचेगा। जैसे से आप अंदर आओगे वो इस तरफ खींचेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे अगर आप आगे हो, यहाँ पे अगर आप आगे हो तो इस तरफ फोर्स हो जाएगा ना, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए डायरेक्शन की बात हो रहा है और डायरेक्शन मैटर करता है, ये आप याद रखिए। तो द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट चेंज एज यू गो इनसाइड द अर्थ, इट विल चेंज ओनली व्हेन वी पास द अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर तक जब आप आओगे, यहाँ से कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ नीचे की तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ। सेंटर को पास कर दोगे तो वो वापस से सेंटर की तरफ ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन में चेंज होगा। पहले वो इस तरफ था लेकिन अब वो इस तरफ हो रहा है, तो ये आपको समझना है। तो इट विल चेंज ओनली व्हेन वी पास द अर्थ सेंटर एंड मूव टुवर्ड्स द अदर साइड, और अदर साइड की तरफ अगर आएंगे तब ये होगा, तो ये आपको समझना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या देखते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पे अगर आप एग्जैक्टली हो तो आपका जो g का वैल्यू है वो क्या रहेगा। तो इसका आंसर देखिए 0 है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जनरली समझेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे हो तो आपके ऊपर क्या हो रहा है, आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो दो तरीके का होएगा, जो मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो वो इस तरह आएगा, मतलब कुछ पार्ट आपको इस तरफ खींच रहा है, कुछ इस तरफ खींच रहा है, कुछ इस तरफ खींच रहा है, कुछ इस तरफ खींच रहा है, ऐसा करके हर तरफ आएगा। और देखिए हायर स्टडीज़ में आप पढ़ोगे न्यूटन का शेल लॉ है, जहाँ पे ये बता रहा है कि इस पोजीशन पे जब हर तरफ से आपको ग्रेविटेशनल पुल आता है तो ओवरऑल जो पुल है वो खत्म हो जाता है, वो बैलेंस होता है और ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि कोई अगर आपको इस तरफ खींच रहा है और कोई आपको उस तरफ खींच रहा है, अगर दोनों एक जैसा खींच रहे हो तो आप यहाँ भी नहीं जाओगे, वहाँ पे भी नहीं जाओगे, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ये आपको समझना है, जो आपको आगे पढ़ना है। लेकिन अगर हमको तो सेंटर की बात करना है, ये सब तो हमसे नहीं पूछने वाला। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर आप सेंटर में आ जाते हो, यहाँ से सेंटर पे आ जाते हो, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके बाजू में मासेस है किसका, अर्थ का, इसका ग्रेविटेशनल पुल देखिए इस डायरेक्शन में रहेगा, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, तो हर जगह से आपको बैलेंस मिलेगा। अगर हर जगह से बैलेंस मिलेगा तो आपके जो नेट एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसका आंसर रहेगा 0। चलिए इसके बाद देखते हैं थिंक अबाउट इट में शायद से, तो नहीं ये थिंक अबाउट इट नहीं है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये देख लेते हैं कि एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज़ डिफरेंट मास एंड रेडियस। हर एक प्लैनेट का मास अलग है, हर एक प्लैनेट का रेडियस अलग है, हर एक सैटेलाइट का मास अलग है, सैटेलाइट का रेडियस अलग है। तो हेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6, मतलब जो न्यूटन का हमने पढ़ा है, द वैल्यूज ऑफ जी का जो वैल्यू है ऑन देयर सरफेसेस आर डिफरेंट। यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो ये रेडियस और ये मास अगर करेंगे तो अगर 9.8 आ रहा है, तो यहाँ पे कोई खड़ा है तो ये रेडियस और ये मास देंगे तो कहाँ से सेम होएगा, तो डिफरेंट होएगा। और हमको पता है कि मून जो है उसका मास कम है, तो यहाँ पे अगर हम मून से कंपेयर करेंगे तो क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ जी ऑन देयर सरफेस, अच्छा यहाँ पे ऑन द मून इट इज़ अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पे जो भी आपका एक्सेलरेशन है, मून पे क्या हो जाएगा, उसका 1/6 हो जाएगा, मतलब 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा।
एज अ रिजल्ट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जंप 6 टाइम्स हायर ऑन द मून एज कम्पेयर टू दैट ऑन द अर्थ। मतलब आप जितने फोर्स से अर्थ पे जंप करते हो, अगर उतने ही फोर्स अगर, और एक सपोज आप यहाँ पे अगर जंप करते हो और 10 मीटर अगर आप 10 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, और जंप करके अगर हाफ मीटर अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हो, तो यहाँ पे हाफ इंटू 6 करोगे तो 3 मीटर ऊपर चले जाओगे। मतलब उतने ही फोर्स से, जितने फोर्स से आप अर्थ पे जंप करोगे और हाफ मीटर ऊपर की तरफ आओगे, तो उतने ही फोर्स अगर अप्लाई करके आप यहाँ पे जंप करोगे मून पे, तो आप 3 मीटर ऊपर चले जाओगे, क्योंकि 6 टाइम वो कम है, मतलब 6 टाइम हाफ इंटू 6 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ये साइज मतलब मास और रेडियस के ऊपर है। डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट एक्सेलरेशन है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही देखने वाले थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या पढ़ना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।